Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss the aim of education during post-independence period. It is a topic of MES 012. आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ये MES 012 का एक टॉपिक है। स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन का पोजीशन था वो काफी ही डैमेज हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडियन पढ़ लिख कर डेवलप कर सके, क्योंकि अगर इंडियन पढ़ लिख कर डेवलप कर जाते तो उन्हें 200 साल राज करने का मौका नहीं मिलता और देश को लूटने का मौका नहीं मिलता। इसलिए यहाँ एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके चले गए। अब एजुकेशन का जरूरत हमें तब समझ में आया या तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ी जब हम अच्छी तरह से लूटे जा चुके थे। आजादी के बाद हमें समझ में आया कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम का डेवलप ना करें तो हम और बदतर से बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए एजुकेशन का डेवलपमेंट करना जरूरी था। इसमें कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई, कौन कौन से आयोग बनाए गए, इस पर सारा डिस्कशन। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। मीन्स अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा और हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। सरकार ने विभिन्न आयोग और नीतियों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को सुधारने और विस्तारित करने का प्रयास किया। ऐसे में अलग अलग कमेटियां बनाई गई, अलग अलग आयोग बनाए गए ताकि एजुकेशन को बेटर बनाया जा सके। और तो इसके क्या उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान मीन्स एजुकेशन फॉर एवरीवन, सबके लिए शिक्षा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी क्लास का हो, गरीब हो, अमीर हो, जाति धर्म का कोई भेदभाव ना हो, सबको एजुकेशन दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, निरक्षरता का उन्मूलन। आजादी के बाद ज्यादातर जो हमारा पॉपुलेशन था वो अनएजुकेटेड था। अनएजुकेटेड इसलिए था क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने मजदूरी के अलावा किसी काम का नहीं छोड़ा था, और जो लोग थोड़े से समझदार थे वो लोगों ने पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन समस्या यहाँ थी कि भारत की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो इलिटरेट है, निरक्षर है। तो सबसे पहले इस निरक्षरता को दूर किया जाए। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए सरकारी स्कूल खोले गए जगह जगह पर, और वहां पर जो हमारी सुविधा उपलब्ध थी उसी सुविधा के अनुसार साक्षर बनाने का प्रयास किया गया। प्राइमरी लेवल से लेकर हाई स्कूल लेवल तक का एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया। जो बुजुर्ग लोग थे या जो प्रौढ़ लोग थे, प्रौढ़ लोगों को भी एजुकेटेड करना जरूरी था ताकि वे चीजों को समझ सके। का नाम है, चीजों का क्या नाम है, क्या कीमत है, ये सब जानने के लिए उन्हें थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी था ताकि वे अपने जो रोजमर्रा की चीजें उसको समझ सके। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया और शाम को 1 या 2 घंटे के लिए सब काम करने के बाद वे लोग शाम को बैठते थे एक जगह पर और उन्हें शिक्षित लोगों के द्वारा साइन करने, कुछ लिखने, कुछ पढ़ने, कुछ हिसाब करने, ये सब चीज सिखाई जाती थी। पॉइंट नंबर 3, वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, व्यवसायिक और कौशल प्रशिक्षण। समय के साथ तकनीकी का विकास होता गया। आजादी के समय भी तकनीक बहुत सारी थी जो सीखने की जरूरत थी हमें, क्योंकि तकनीक का विकास एक बार में नहीं हो जाता, समय के साथ साथ तकनीक का विकास होता रहता है। तो उस समय के जो तकनीक थे उसको सीखना भी काफी जरूरी था ताकि रोजगार के अवसर मिल सके। इसलिए वोकेशनल, व्यवसायिक और स्किल, कौशल, दोनों का विकास करना जरूरी था। पॉइंट नंबर 4, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आधुनिकीकरण। शिक्षा का आधुनिकीकरण का मतलब शिक्षा को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ये सब से जोड़ा जाना जरूरी था, क्योंकि पहले शिक्षा केवल सिद्धांत, साहित्य
दर्शन शास्त्र यहीं तक सीमित था। ये चीजें अच्छी है, लेकिन साथ में अपने विकास के लिए विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अध्ययन, ये चीजें भी आवश्यक है। इसलिए एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया गया। पॉइंट नंबर 5, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक और नैतिक विकास। सब चीजों के साथ साथ हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है समाज का उत्थान करना या देश की प्रगति करना। इसके लिए नैतिक मूल्यों को सीखना, लोकतंत्र के सिद्धांत, सांस्कृतिक जागरूकता, इन सब चीजों को प्रोत्साहन दिया गया और एजुकेशन को मजबूत बनाया गया। अब ये सब चीजें करने के लिए जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम को भी सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला 1948 में सिस्टम बनाया गया, उसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में बना, जिसका निर्माण डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई। मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हीं के निर्देशानुसार एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया और शिक्षा नीति बनाई गई कि सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी, किस प्रकार का सिलेबस डिजाइन किया जाएगा, क्या क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, क्या क्या चीजें को हटाया जाना चाहिए, किस चीजों पर ट्रेनिंग आना चाहिए, ताकि लोगों का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, रोजगार मिल सके, देश का विकास हो सके। इस मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग 1952 से 53 के बीच बनाया गया। 1948 में जो राधाकृष्णन का आयोग बनाया गया था उसका काम बहुत अच्छा चला। 3-4 साल चलने के बाद अब जरूरत पड़ी कि इसमें डेवलपमेंट लाया जाए, तो फिर से डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन किया गया और उसका उद्देश्य शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना था। माध्यमिक अर्थात मिडिल स्कूल लेवल का जो एजुकेशन है उसको सुधारा जाए और उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को जोड़ा जाए। पॉइंट नंबर 3, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964-66 के बीच बनाया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा जो है उसमें समानता लाई जाए। समानता लाने का उद्देश्य ये था कि अलग अलग स्कूल में, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ाई जा रही है, सबका सिलेबस अलग अलग था, तो उसमें समानता लाना आवश्यक था, क्योंकि समानता नहीं लाने से जो शिक्षा का स्तर है वो काफी अप डाउन हो जाएगा और एक ही सिमिलर कोर्स के स्टूडेंट अलग अलग चीजें सीख पाएंगे और जब उन्हें कंपटीशन की बारी आएगी तो कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए इसमें समानता लाना आवश्यक था और इसके साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया ताकि क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को मिल सके। पॉइंट नंबर 4, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कोठारी कमीशन का ही एक देन है, जिसे 1968 में लाया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एजुकेशन को आधुनिकीकरण से जोड़ दिया जाए, मतलब जो चीजें वर्तमान में चल रही है उस प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, रोजगार बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके। पॉइंट नंबर 5 ईयर्स प्लान। हर 5 साल के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसमें समय समय पर शिक्षा से संबंधित रणनीतियां बनाई गई, स्ट्रेटेजी बनाए गए और शिक्षा में डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, उसका व्यवसाय से क्या संबंध है, व्यवसायिक प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, इन चीजों पर जोर दिया गया। पॉइंट नंबर 6 सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सबके लिए शिक्षा। इसमें सुनिश्चित किया गया कि वो समाज के किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके बच्चे को भी शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। विशेष रूप से इसमें गांव में रहने वाले बच्चों को जोर दिया गया और गांव में स्कूल खोले जाने का प्रयास किया गया ताकि गांव के बच्चों को एजुकेशन मिल सके। पॉइंट नंबर 7 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया, शिक्षा का अधिकार नियम बनाया गया, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात शिक्षा में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, किसी प्रकार का इसमें एडमिशन चार्ज, एग्जाम फी कुछ भी नहीं लगेगा।
स्कूल से ही बच्चों को ड्रेस, जूते, बैग और किताबें दी जाएंगी। स्कूल में ही उन्हें खाने की व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट किया जाएगा। इसमें गार्जियन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही यह कंपलसरी कर दिया गया ताकि जो बच्चे रोजगार के लिए, जिनको बाल मजदूरी करना पड़ता था, उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए और वो पढ़कर अच्छा इंसान बन सके, अपना जीवन में उन्नति कर सके। पॉइंट नंबर 8, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 से लेकर 2020 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई बार काम किया गया, जिसको बार बार अमेंडमेंट किया गया। इसमें अमेंडमेंट करने का उद्देश्य था कि हमारा समाज जिस तरह से डेवलप करता जा रहा था, उसी प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी को भी धीरे धीरे अपडेट किया गया। पॉइंट नंबर 9, एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का विस्तार। अभी तक जिन पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे वो स्कूल तक सीमित था, क्योंकि स्कूली एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि उस समय स्कूलों की संख्या कम थी, इसलिए स्कूल पर जोर दिया जाना जरूरी था। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन को बढ़ाना जरूरी था। लेकिन अब इनका डेवलपमेंट हो चुका था और अब जरूरत था कि उसके आगे की शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट किया गया। मतलब नए नए यूनिवर्सिटी बनाए गए, नए नए कॉलेज बनाए गए, नए नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए गए, ताकि वहां पर जाके स्टूडेंट पढ़ सके, सीख सके और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। पॉइंट नंबर 10, प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। धीरे धीरे इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में स्टूडेंट का रुझान बढ़ने लगा और धीरे धीरे इन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट की संख्या बढ़ती गई, फैक्ट्रियों का डेवलपमेंट होने लगा, नए नए इंडस्ट्री बनने लगे, नई नई खोज होने लगे। पॉइंट नंबर 11, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। भाषा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ एक क्षेत्रीय भाषा को भी जोड़ दिया गया, ताकि स्टूडेंट अपने क्षेत्रीय भाषा में चीजों को सीख सके, समझ सके और उन्हें सीखने में आसानी हो। आगे देखते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमेटी की मुख्य विशेषताएं क्या थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमेटी की मुख्य विशेषता थी हायर एजुकेशन रिस्ट्रक्चरिंग, उच्च शिक्षा का पुनर्गठन। जो उच्च शिक्षा सिस्टम था, विश्वविद्यालय शिक्षा सिस्टम था, उसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए। जो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ग्रेजुएशन 4 साल का होता था, कहीं 3 साल का होता था, इन सबको इक्विवेलेंट करके 3 साल कर दिया गया और इसमें सिलेबस को अमेंड किया गया और सेम सिलेबस एप्लीकेबल किया गया। पॉइंट नंबर 2, इंप्रूविंग टीचिंग क्वालिटी, टीचर्स के गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक के गुणवत्ता में सुधार। टीचर्स को इसमें ट्रेंड किया गया, टीचर को ट्रेनिंग दी गई ताकि वे स्टूडेंट को अच्छे से सिखा पाए, चीजों को अच्छे से समझा पाए और साथ ही साथ उनका सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया ताकि वह मन लगाकर बच्चों को पढ़ा सके। पॉइंट नंबर 3, इनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, शोध और नवाचार को बढ़ावा। एस राधाकृष्णन कमेटी में रिसर्च और इनोवेशन को ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि रिसर्च करने से ही नई चीजों को खोजा जा सकता है और नई चीजें आएंगी तभी देश का डेवलपमेंट हो सकता है, कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, सोशल एंड मोरल एजुकेशन, सामाजिक और नैतिक शिक्षा। सोशल और मोरल एजुकेशन इस बात को बतलाता है कि हमें सब चीजों के साथ साथ अपने समाज से जुड़कर रहना होगा और अपनी नीतियों से जुड़कर रहना पड़ेगा। इसलिए सब चीजों के साथ साथ इन चीजों को भी सिलेबस में शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। शिक्षा के लिए स्टूडेंट के पास भरपूर संसाधन नहीं थे, भरपूर रिसोर्सेस नहीं थे। उन्हें एडमिशन लेने, किताबें खरीदने, हॉस्टल का फीस देने, एग्जाम का फीस देने, इन सब चीजों में अच्छे खासे वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती, जो कि उनसे घर से पूरा कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि लोगों का आय इतना नहीं था कि वे सभी को एजुकेटेड कर सके।
इसलिए सरकार की ओर से अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान की गई ताकि मेधावी स्टूडेंट को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। आगे हम लोग देखेंगे मुदालियर आयोग की विशेषताएं। मुदालियर आयोग जो 1952 से 53 में बनाया गया, उसकी क्या विशेषताएं थी? पॉइंट नंबर 1, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा का अर्थ हुआ क्लास 6 to 12, इसमें जो शिक्षा थी इसमें रिस्ट्रक्चर किया गया, पुनर्गठन किया गया और नई नई चीजों को जोड़ा गया उसमें, और जो बिना काम की चीजें थी उन्हें हटा दिया गया। पॉइंट नंबर 2, इंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश। इसमें नागरिकता, सामाजिकता, उत्तरदायित्व और नैतिकता के पाठ्यक्रम को शामिल करने पर जोर दिया गया। इन चीजों को क्लास 6 से लेकर 12 में जोड़ा गया कि लोकतंत्र क्या है, हमें वोट क्यों देना चाहिए, नागरिकता क्या है, हम नागरिक को किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारा मॉरल वैल्यू क्या है, इन चीजों पर जोर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार। छात्रों को रोजगार परक कुशलता प्रदान करने वाले तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया जिससे छात्र पढ़ाई के साथ जैसे ही अपने डिग्री कंप्लीट कर ले उसे रोजगार मिल जाए, इसलिए उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया। उन्हें वोकेशनल कोर्सेस में एडमिशन कराया गया ताकि उन कोर्स को करने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। पॉइंट नंबर 4, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर्स क्वालिटी, शिक्षकों में गुणवत्ता में सुधार। मुदालियर आयोग में भी शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया गया। पहले जो स्कूलों में टीचर्स लिए जाते थे वो अनट्रेंड होते थे, लेकिन अब एक नई चीज आई जिसमें टीचर्स को ट्रेंड किया जाए। इसके लिए बीएड जैसे कोर्स को एप्लीकेबल किया गया, टीचर्स को बीएड कराया गया ताकि उन्हें पढ़ाने का तरीका समझ में आए, कैसे पढ़ाना है, और पढ़ाने का तरीका पूरे देश में एक जैसा चले। पॉइंट नंबर 5, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, बहुउद्देशीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। अब ऐसे स्कूल बनाए गए, ऐसे कॉलेज बनाए गए जिसमें केवल एक प्रकार की पढ़ाई ना हो बल्कि कई प्रकार की उसमें पढ़ाई हो, अलग अलग विषयों की पढ़ाई हो और इंटरेस्टेड स्टूडेंट अलग अलग विषयों को पढ़ सके। आगे देखेंगे हम लोग पठारी आयोग की क्या विशेषताएं थी। पॉइंट नंबर 1, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पठारी आयोग में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को बिना किसी प्रकार के शुल्क के पूरा एजुकेशन देना है और साथ ही साथ उन्हें कंपलसरी एजुकेशन देना है ताकि वो पढ़ाई को छोड़कर कहीं और ना चले जाए, बाल मजदूरी करने ना चले जाए। पॉइंट नंबर 2, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा सूत्र। 3 भाषा सूत्र को इसमें जोड़ दिया गया जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एक क्षेत्रीय भाषा को भी रखा गया ताकि जिस भाषा में स्टूडेंट बात करते हैं उसी भाषा में वो पढ़ाई करें और समझ सकें। पॉइंट नंबर 3, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा। शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा को 3 भाग में बांट दिया गया, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक में 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। माध्यमिक में 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को रखा गया और उच्च शिक्षा में 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को रखा गया। पॉइंट नंबर 4, इक्वलिटी इन एजुकेशन। इसमें शिक्षा में समानता पर जोर दिया गया, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी वर्ग का बच्चा हो, उसे बिना किसी भेदभाव के सबको एजुकेशन मिलना चाहिए और सबकी किताबें सेम होगी, सबका डिग्री सेम होगा। इस प्रकार के एजुकेशन को जोड़ दिया गया। पॉइंट नंबर 5, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। कोठारी आयोग में भी ऐसी शिक्षा का प्रचलन किया गया जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट को डिग्री जैसे ही मिले उसे रोजगार भी मिल जाए, इसलिए यहाँ वोकेशनल कोर्स का एप्लीकेबल किया गया और टेक्निकल कोर्स का एप्लीकेबल किया गया। पॉइंट नंबर 6, इंप्रूवमेंट इन टीचर्स क्वालिटी। इसमें भी शिक्षक की गुणवत्ता को सुधार की आवश्यकता थी क्योंकि टीचर्स की गुणवत्ता में लगातार सुधार होना जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीजें आ रही है, तो टीचर्स का भी एजुकेशन होना जरूरी है, टीचर्स को भी गुणवत्ता में को बढ़ाना होता है। इससे टीचर्स को ट्रेनिंग भी दिया जाता है और साथ ही साथ
बेहतर परफॉर्म करने वाले टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी बढ़ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आज का ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कुरिकुलम और हाउ एजुकेशन इज ए प्रोसेस एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाऊंगा मैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।